सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि गोजो तोजी को अपनी नई टेक्निक हॉलो पर्पल से मार देता है और फिर स्टार वेसल के हेडक्वार्टर्स में अंदर जाकर रिको की डेड बॉडी को बाहर ले आता है और इस ग्रुप के फॉलोअर्स रिको की डेथ पर ताली बजा रहे थे। इसके बाद कहानी 1 साल आगे जाती है। गेतो और शोको गोजो की तरफ एक रबर और एक पेंसिल फेंकते हैं। रबर तो गोजो से टकरा जाती है, लेकिन पेंसिल उसकी इन्फिनिटी की वजह से रुक जाती है। गोजो एक्सप्लेन करता है कि अब उसकी इन्फिनिटी ऑटोमेटिक काम कर सकती है और इसकी भी पहचान कर सकती है कि उसकी तरफ आने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट खतरा है और कौन सा नहीं, लेकिन जहर की पहचान वो अब तक नहीं कर सकता। साथ ही गोजो अब बिना ज्यादा थके हर समय अपनी इन्फिनिटी शील्ड चालू रख सकता है। पहले ऐसा करने से गोजो का भेजा फ्राई हो जाता था, लेकिन अब वो साथ में रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता है, तो उसका दिमाग हमेशा फ्रेश रहता है। गोजो अब अपनी और भी नई पावर्स के बारे में बताने लगता है कि जल्द ही वो टेलीपोर्ट करना और डोमेन बनाना भी सीख जाएगा। ये तो अब मन में सोचता है कि गोजो अब उससे कहीं ज्यादा आगे निकलकर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वो अकेले ही किसी भी मिशन को हैंडल कर सकता है, इसीलिए अब गेतो को भी अकेले ही मिशन पे जाना पड़ता है। और ये समर सॉसेरर्स के लिए काफी बिजी था, क्योंकि कर्स्ड स्पिरिट्स की तादाद मच्छरों की तरह बढ़ती ही जा रही थी और उन्हें एब्जॉर्ब करके गेतो थक चुका था। वो बताता है कि कर्स स्पिरिट्स का स्वाद बिल्कुल ऐसा होता है मानो उल्टी में लिपटा कपड़ा निगल लिया हो। अब गेतो अपने रास्ते से भटकता जा रहा था, क्योंकि उसने इंसानों का घिनौना रूप देख लिया था। वो जुजुत्सु सॉसेरर बना ही इसीलिए था ताकि वो नॉर्मल इंसानों की मदद कर सके, लेकिन उन फॉलोअर्स की तालियों की गूंज गेतो को अब भी सुनाई दे रही थी। शावर लेने के बाद गेतो अकेले एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। तभी हाइबारा गेतो के पास आकर उससे बात करने लगता है और उसे बताता है कि वो एक मिशन के लिए बहुत दूर जा रहा है, तो वो उसके और गोजो के लिए कुछ खाने को जरूर लाएगा। अब गेतो उससे पूछता है कि उसे जुजुत्सु सॉसेरर बन के कैसा लग रहा है। हाइबारा कहता है कि वो इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन वो खुश है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। गेतो उसकी बात से सहमत होता है। तभी इन दोनों के सामने एक औरत आती है और इनसे सवाल करती है कि उन्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। गेतो उससे पूछता है कि वो कौन है। वहीं हाइबारा बताता है कि उसे ज्यादा खाने वाली लड़कियां पसंद है। गेतो को ये पसंद नहीं आता कि हाइबारा किसी अनजान को जवाब दे रहा है। इसके बाद हाइबारा गेतो और उस लड़की को अकेला छोड़कर चला जाता है। वो लड़की फिर से गेतो से वही सवाल करती है और गेतो फिर से लड़की की आइडेंटिटी पूछता है। ये लड़की बताती है कि उसका नाम यूकी है और वो एक स्पेशल ग्रेट सॉसेरर है। दोस्तों, यूकी को हमने सीजन 1 में भी देखा था और इसी ने तोदो को ये सवाल करने की आदत लगाई थी। खैर, गेतो यूकी के बारे में जानता था। यूकी का जुजुत्सु हाई से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो उनसे मिशन लेती है। उसे अकेले काम करना पसंद है। यूकी बताती है कि जुजुत्सु के लोग सिर्फ बीमारी का इलाज करते हैं, जबकि वो बीमारी को जड़ से ही खत्म करना चाहती है। यानी वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जिसमें कोई कर्स स्पिरिट हो ही ना। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कर्स स्पिरिट इंसानों के नेगेटिव इमोशंस से जो एनर्जी लीक होती है उससे बनते हैं। तो ऐसी दुनिया बनाने के 2 तरीके हैं जिनमें कर्स स्पिरिट हो ही ना। पहला, कि सारे इंसानों से कर्स एनर्जी को ही खत्म कर दिया जाए, और दूसरा कि सारे इंसानों को अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल करना सिखा दिया जाए। यूकी को पहला तरीका ज्यादा पसंद है और उनके पास तो इसका एक एग्जाम्पल भी था, तोजी, जो दुनिया में एक लौता ऐसा इंसान था जिसके अंदर बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। वो एक सुपर ह्यूमन था जिसका कर्सेस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो उससे हारने पर गेतो को ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए। यूकी उसे स्टडी करना चाहती थी, लेकिन अब तो वो मर चुका। तो यूकी के पास अब दूसरा तरीका बचता है कि सभी इंसान कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाएं, क्योंकि जुजुत्सु सॉसेरर्स से कभी कर्स्ड स्पिरिट पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर से नेगेटिव एनर्जी लीक ही नहीं होती, बल्कि लगातार उनकी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। हाँ, लेकिन कोई जुजुत्सु सॉसेरर मरने के बाद कर्स बन जाए तो अलग बात है, जैसे सुकूना। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर सारे इंसान जुजुत्सु सॉसेरर बन जाएं तो कर्स्ड स्पिरिट पैदा ही नहीं होंगे। अब गेतो उन फॉलोअर्स के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर हम सारे नॉर्मल इंसानों को ही मार दें तो, लेकिन फिर गेतो होश में आ
आ जाता है। यूकी उसे कहती है कि इंसानों को मारना सबसे आसान तरीका है, इससे बाकी इंसान डर के मारे सॉर्सरर बन जाएंगे। लेकिन ये पागलपन होगा। क्या गेतो को नॉर्मल इंसानों से नफरत है? गेतो इस पर कोई जवाब नहीं दे पाता। उसे लगता था कि सॉर्सरर्स का काम ही यही है कि वो नॉर्मल इंसानों को प्रोटेक्ट करें, पर अब उसे पता नहीं कि इंसानियत बचाने लायक है भी या नहीं। यूकी उसे कहती है कि ये फैसला उसका है कि वो क्या करना चाहता है। इसके बाद वो अपनी बाइक पर बैठ जाती है और जाने से पहले कहती है कि उन्हें आपस में दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वो और गोजो भी स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर बन जाएंगे। वो ये भी बताती है कि मास्टर टेंजन अब ठीक है, क्योंकि शायद अब उन्हें कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल मिल गया है। कुछ समय बाद गेतो और नानामी एक मुर्दा घर में होते हैं, क्योंकि हाइबारा की डेथ हो गई थी। नानामी बताता है कि हाइबारा एक सिंपल मिशन पर गया था, जहां उसे ग्रेड 2 के कर्स को मारना था, लेकिन अपने एरिया में वो कर्स ग्रेड 1 हो गया था। ये तो अब कहता है कि नानामी को आराम करना चाहिए, गोजो उस मिशन को देख लेगा, जिस पर नानामी बोलता है कि अब से सारे मिशंस गोजो को ही देने चाहिए। अब ये तो सोचने लगता है कि सॉर्सरर बनना एक मैराथन दौड़ने जैसा है, जिसकी फिनिश लाइन पर कुछ नहीं है, बस उनके साथियों की लाशों के ढेर हैं। अगले महीने गेतो को एक मिशन पर भेजा जाता है, जहां एक गांव के लोगों को कोई कर्स्ड स्पिरिट मारते जा रहा था। गेतो उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है, लेकिन फिर उसे 2 छोटी लड़कियां मिलती हैं, जिन्हें पीट कर एक जेल में बंद किया हुआ था। असल में ये दोनों लड़कियां सॉर्सरर्स थीं। गेतो उन लोगों को बताने की कोशिश करता है कि विलेज में हुए हादसों में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते और उन लड़कियों को मॉन्स्टर बुलाने लगते हैं और ये भी कहते हैं कि इन्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। अब गेतो का पूरा दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी ट्रू फीलिंग को अपनाकर फैसला कर लेता है। इसके बाद गेतो अपने एक कर्स को निकालकर उन सभी गांव वालों का मर्डर कर देता है। वो पूरे 122 लोगों को मारकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद ये पता चल जाता है कि ये सभी लोग गेतो के कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से मरे हैं, जिसके लिए गेतो को मौत की सजा सुनाई जाती है। टीचर यागा ये न्यूज गोजो को देते हैं और दोनों में से कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पाता कि उनका दोस्त इतना घिनौना काम भी कर सकता है। गेतो ने अपना खुद का विलेज भी नहीं छोड़ा था और उसने अपने पेरेंट्स तक को भी मार दिया था, जो सुनकर गोजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके कुछ टाइम बाद ही शोको की मुलाकात गेतो से हो जाती है। वो दोनों काफी नॉर्मल तरह से बात करते हैं। शोको गेतो से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर गेतो बताता है कि वो ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सरर्स हों और उसे पता है कि कोई उसकी ये बात नहीं समझेगा। शोको फिर तुरंत ही गोजो को कॉल कर इन्फॉर्म कर देती है कि गेतो यहाँ पर है और उसे मरने का शौक नहीं है जो वो गेतो को अरेस्ट करने की कोशिश करे। थोड़ी ही देर में गोजो यहाँ आ जाता है और गेतो से पूछता है कि वो सच में सारे इंसानों को मार देगा, अपने पेरेंट्स को भी। गेतो उसे भी वही जवाब देता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें कोई कर्स ना हो और ना ही कोई नॉर्मल इंसान। इसके लिए वो अपने पेरेंट्स को भी मार चुका है। गोजो अब उसके सिद्धांतों पर सवाल उठाता है, जिस पर गेतो कहता है कि उन सब लोगों की मौत किसी कारण से हुई है। गोजो आगे कहता है कि सारे इंसानों को मारना नामुमकिन है और वो कभी अपने गोल तक नहीं पहुंचेगा, जिस पर गेतो बोलता है कि लेकिन तुम ये काम अकेले ही कर सकते हो, तो अगर मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हो गया तो जरूर अपने गोल को पूरा कर लूंगा और उसने अपने लिए ये जिंदगी चुन ली है। अब गेतो यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, उसका भी कोई कारण होगा। गोजो उस पर अपनी हॉलो टेक्निक पर्पल से निशाना लगाता है, पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मार नहीं पाता और गेतो यहाँ से भाग निकलता है। बाद में गोजो यागा को बताता है कि वो गेतो को मार नहीं पाया। वो भले ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन वो उन्हें ही बचा सकता है जो खुद बचना चाहते हो। इसके बाद हम टाइम वेसल एसोसिएशन के उसी हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। गेतो अब इस एसोसिएशन का नया बॉस बनना चाहता है, क्योंकि बंद होने के बाद भी इस ग्रुप के कई सारे फॉलोअर्स हैं। वो उनके लिए प्रीस्ट का काम करेगा और उन्हें कर्सेस से मुक्ति दिलाएगा। इससे गेतो के पास कर्स और पैसे दोनों आएंगे और हम उन दोनों सॉर्सरर लड़कियों को भी यहीं देखते हैं, जिन्हें छोड़कर गेतो ने बाकी सब का मर्डर कर दिया था। खैर, गेतो अब स्टेज पर जाकर घोषणा करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन अब से मेरी है और मैं इसका नाम भी बदलने वाला हूँ। कई सारे लोग इस बात के खिलाफ थे, तो गेतो उसी मैनेजर को स्टेज पर बुलाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था और वो सबके सामने उसे बेरहमी से कुचलकर मार देता है। अब गेतो सभी को सीधा धमकी देता है कि उन्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ गोजो को तोजी का बेटा मेगुमी मिल जाता है। वो उसे बताता है कि उसका
फादर जेनिन क्लैन से था। वो यहाँ से भाग गया और बाहर आकर उसने मेगुमी को पैदा किया। जेनिन क्लैन को कर्स्ड टेक्निक से बहुत प्यार है। जब मेगुमी 6 साल का होगा तब उसे अपनी कर्स्ड टेक्निक दिखने लगेगी और फिर तोजी मेगुमी को जेनिन क्लैन में बेच देता, लेकिन उसने तोजी को मार दिया है। मेगुमी बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी उसे और उसकी सौतेली बहन को छोड़कर भाग गया था और कभी वापस नहीं लौटा। उन्हें लगा कि वो लोग उनके डिवोर्स के पैसों से ऐश कर रहे होंगे। गोजो अब उससे पूछता है कि क्या वो जेनिन क्लैन में जाना चाहेगा, लेकिन मेगुमी को अपनी बहन सुमुकी की चिंता थी। अगर वो वहाँ चला गया तो क्या वो अकेली खुश रह पाएगी। गोजो मेगुमी की बात समझ जाता है और उसे कहता है कि जेनिन क्लैन को वो संभाल लेगा और उनका ख्याल भी वो ही रखेगा। बदले में मेगुमी को स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसके बाद कहानी 11 साल बाद 2018 यानी प्रेजेंट में आ जाती है। गोजो अपनी पास्ट लाइफ को सपने में देख रहा था। उसे उसके 3 स्टूडेंट्स यूजी, मेगुमी और नोबारा नींद से जगाते हैं। उसने ही इन तीनों को किसी सीक्रेट मिशन के लिए यहाँ बुलाया था। अब गोजो उन तीनों को देखकर खुश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर